सोचो अगर एक ऐसा ऐप जो कि तुम्हारी हर विश पूरी कर दे, बस अपनी विश बोलते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करो और उसके कुछ ही वक्त में वो विश पूरी हो जाएगी। इस ऐप का नाम है गिरिको। लेकिन इस ऐप का एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। अगर तुम्हारी विश पूरी हो जाती है तो उसके अगले 24 घंटे में तुम्हारी मौत पक्की है। और आखिर ऐसा होता क्यों है, इसका जवाब हमें वीडियो के एंड में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल गर्ल को देखते हैं जो कि दीवारों पर स्क्रैच मारकर उस पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। साथ ही वो ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड भी करती है। इसके बाद वो कहती है अगर कोई भी इच्छा सच्चे दिल से मांगी जाए तो वो जरूर पूरी होती है। फिर वो हंसते हुए बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ, यही मेरी इच्छा है। इस लड़की की बातों से ऐसा लगता है कि वो एक से ज्यादा लोगों को मारना चाहती है, लेकिन वो कौन लोग हैं इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। खैर, फिर ऐसा बोल के अपनी विश मांगने के बाद ये लड़की खुद ही अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अपने कहानी के मेन कैरेक्टर्स को देखना शुरू करते हैं। सिया ये भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो अपनी आंटी के साथ ही रहती है क्योंकि बचपन में उसके मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह मौत हो गई थी, इसलिए उसकी आंटी ने उसे अडॉप्ट कर लिया। लेकिन क्योंकि वो हमेशा अपनी जॉब करने में बिजी रहती थी, इसलिए वो सिया को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। हाँ, पर जाने से पहले वो अपना क्रेडिट कार्ड टेबल पर छोड़ गई थी ताकि जरूरत पड़ने पर सिया उस स्कूल में पैसे खर्च कर सके। खैर, फिर सिया ब्रेकफास्ट करते हुए अपने बॉयफ्रेंड किम को टेक्स्ट करती है जो कि उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहता था। फिर हम किम को देखते हैं जो कि भागते हुए लिफ्ट के पास आता है जहाँ पर सिया उसके आने का वेट कर रही थी। फिर किम सिया से लेट आने के लिए माफी मांगता है तो एकदम से सिया किम के गालों पर किस करती है जिससे किम को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम नारी नाम की एक और हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने फोन पर एस्ट्रोलॉजी चेक कर रही थी और नारी के राशि के हिसाब से उसके लिए लिखा हुआ था कि आज के दिन अगर नारी को किसी से प्यार है और वो उस इंसान को बताने से डर रही है तो आज उसके दिल में जो भी है उसे डायरेक्टली बोल देना चाहिए। तभी नारी की नजर किम पे पड़ती है जो कि सिया के साथ पैदल ही स्कूल जा रहा था। तो नारी उसे जाता हुआ देखकर अपनी कार से उतर जाती है, जिससे हमें ये बात पता चल जाती है कि नारी जो है वो किम को पसंद करती है। लेकिन उसे अभी ये बात नहीं पता थी कि किम और सिया पहले से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं बताया था। खैर, फिर नारी किम का हाथ पकड़कर उससे पूछती है कि तुम स्कूल के बाद आज फ्री हो क्या। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे कहानी की एक और मेन कैरेक्टर की, जो कि आते ही नारी को धक्का देकर साइड में कर देता है और नारी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ह्योंगवू सिया और किम को एक साथ में देखकर उनसे पूछता है कि मैं देख रहा हूँ तुम दोनों आजकल बहुत ज्यादा ही साथ में दिखाई देते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों छुप छुप कर एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये सुनकर जाहिर है नारी को काफी बुरा लगता है, लेकिन किम बात को घुमाते हुए बोलता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं इसलिए हम साथ में आते जाते हैं। फिर ह्योंगवू किम से बोलता है कि मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, कुछ तो चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तो इस पर नारी गुस्से में ह्योंगवू से बोलती है कि आज सुबह क्या तुमने टॉयलेट में अपना दिमाग भी फ्लश कर दिया था क्या। ये सुनकर ह्योंगवू बोलता है कि तुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू किम को पसंद करती है। तो इस पर नारी झट से बोलती है कि हाँ, मैं किम को पसंद करती हूँ, क्या तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है। ये सुनकर सिया को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ह्योंगवू को लगता है कि नारी उसके साथ मजाक कर रही है। इस बात से तंग आकर नारी गुस्से में यहाँ से अपनी क्लास के लिए निकल जाती है। वहीं हम क्लासरूम में बैठे हुए हाजुन नाम के एक और स्टूडेंट को देखते हैं जो कि स्टडीज और कोडिंग में काफी अच्छा होता है। और अभी तक मैंने जितने भी स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताया है वो सभी एक ही क्लासरूम में पढ़ते हैं। इनफैक्ट ये सभी बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और साथ में काफी अच्छे दोस्त भी हैं। हाजुन सिया को पसंद करता है और ये बात ह्योंगवू को पता थी और वो हाजुन को ये बात बताने ही वाला था कि सिया और किम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो हाजुन को अपना लैपटॉप ठीक करने को देता है जो कि अपने आप ही बार बार बंद हो जा रहा था। और फिर जैसे ही ह्योंगवू हाजुन को सिया और किम के रिलेशनशिप के बारे में बताने ही वाला होता है, तभी अचानक से टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ह्योंगवू अपनी बात खत्म नहीं कर पाता।
टीचर सभी बच्चों को बधाई देते हैं कि पिछले महीने हुए मैथ टेस्ट में हमारे क्लास से 2 स्टूडेंट्स ने पूरे 100 मार्क्स स्कोर किए हैं, जिनमें से एक का नाम हाजुन और दूसरे का नाम हियोंगवू। हाजुन पर कोई भी शक नहीं करता क्योंकि वो पहले से ही पढ़ने में काफी अच्छा और स्मार्ट था, लेकिन हियोंगवू के पूरे 100 मार्क्स स्कोर करने वाली बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हियोंगवू पढ़ने लिखने में ज्यादा अच्छा नहीं था और सभी स्टूडेंट्स को लगता है कि हियोंगवू ने जरूर चीटिंग की होगी। लेकिन टीचर बोलते हैं कि एग्जाम में चीटिंग करने का कोई चांस ही नहीं था, तो इसका मतलब हियोंगवू ने अपनी मेहनत से मैथ टेस्ट में पूरे 100 मार्क्स स्कोर किए थे। और तभी हियोंगवू को उसके फोन पर किसी गिरिको ऐप नाम से नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी विश पूरी हुई। ये देखकर हियोंगवू खुद हैरान हो जाता है कि ये ऐप सच में काम करता है। इसके बाद रिसेस के टाइम ये सभी फ्रेंड आपस में बैठकर बातें करते हैं और वो हियोंगवू से पूछते हैं कि तूने मैथ टेस्ट में पूरे 100 मार्क कैसे स्कोर किए। फिर किम हियोंगवू से बोलता है कि देख, अगर तूने चीटिंग की है तो पुलिस स्कूल में आ सकती है, तो फिर तू क्या करेगा। तो इस पर हियोंगवू बोलता है कि अगर पुलिस भी स्कूल में आ गई ना तो वो भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसके बाद हियोंगवू अपने सभी फ्रेंड्स को गिरिको ऐप के बारे में बताता है कि अगर तुम एक ब्लैंक पेपर पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखते हो, फिर उसे हाथ में पकड़कर तुम गिरिको ऐप से विश मांगते हो, फिर उस वीडियो को तुम गिरिको एप्लीकेशन में सेंड करते हो, तो अगले 24 घंटे में तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें पूरे मन और साफ दिल से ही विश मांगनी होगी, वरना तुम्हारी विश पूरी नहीं होगी। अब ये सुनकर नारी को हियोंगवू पर बहुत गुस्सा आता है और कोई भी हियोंगवू की बातों पर यकीन नहीं करता। तो हियोंगवू अपने आप को प्रूफ करने के लिए सभी को वो वीडियो दिखाता है जो कि उसने ऐप से विश मांगने के टाइम रिकॉर्ड की थी। फिर किम गिरिको ऐप के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगता है, लेकिन ये ऐप इंटरनेट पर अवेलेबल ही नहीं था। तो हियोंगवू अपने सभी फ्रेंड्स को इस ऐप की डाउनलोडेड लिंक शेयर करता है, क्योंकि ये ऐप उन्हें सर्च करने पर भी नहीं मिलने वाला था। लेकिन अभी भी किसी को हियोंगवू की बातों पर यकीन नहीं था और वो सभी अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं। जाने से पहले सिया हियोंगवू से कहती है कि देख, तू अपना ध्यान रखा कर और इस फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत किया कर। तो हियोंगवू सिया को वो नोटिफिकेशन दिखाता है जो कि उसे रिसीव हुई थी जब उसकी विश पूरी हो गई थी। पर तभी अचानक से गिरिको ऐप में 24 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर हियोंगवू को लगता है कि शायद ये अगली विश मांगने का टाइमर होगा। इसके बाद हम नारी और सिया को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर नारी अपना वेट चेक कर रही थी, क्योंकि वो काफी दिनों से डाइटिंग पे थी ताकि वो किम के साथ डेट पर जा सके। सिया नारी से पूछती है कि क्या तुम हियोंगवू की बर्थडे पार्टी के लिए अपना वेट कम कर रही हो। और यहाँ पर दोस्तों हमें ये पता चलता है कि कल के दिन हियोंगवू का बर्थडे है। खैर, फिर सिया नारी से कहती है कि नहीं, उस बेवकूफ की बर्थडे पार्टी के लिए मैं अपना वेट क्यों कम करूंगी, मैं तो उसके बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाना चाहती। और ऐसे ही वो हियोंगवू के बारे में बुरा भला बोलने लगती है, लेकिन सिया नारी को चुप रहने को बोलती है, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे ही हियोंगवू खड़ा हुआ था और उसने सब कुछ सुन लिया था, जो कुछ भी उल्टा सीधा नारी उसके बारे में बोल रही थी। लेकिन फिर भी वो ऐसा नाटक करता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और वो नारी से बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आने वाले हो। ये सुनकर नारी को लगता है कि शायद हियोंगवू ने उसकी बातें सुन ली हैं, इसलिए वो हियोंगवू से झूठ बोल देती है कि नहीं, किसने कहा हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आने वाले हैं, मैं तो सिया से ये डिस्कस कर रही थी कि मैं तुम्हें गिफ्ट में क्या दूं। ये सुनकर हियोंगवू खुश हो जाता है और वो कहता है कि अरे, गिफ्ट देने की टेंशन मत लो, बस तुम लोग मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाओ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। इसके बाद सिया और नारी अपने क्लासरूम में चली जाती हैं, पर हियोंगवू को बहुत बुरा लगता है कि नारी उसके बारे में ऐसा सोचती है, क्योंकि हियोंगवू ने सब सुन लिया था। वहीं क्लासरूम में हम नारी को देखते हैं, जो कि किम को बस देखे ही जा रही थी और ये देखकर सिया को बहुत जलन होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शहर से दूर जंगल के बीच में बने हुए एक घर को देखते हैं, जहाँ पर हायुन नाम की एक लेडी किसी अजीब तरह का रिचुअल कर रही थी। तो उसके सामने एक सफेद रंग का सांप बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर हायुन तुरंत अपने हस्बैंड जोंगडू के पास जाती है और उसे बताती है कि जल्द ही हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं। ये सुनकर जोंगडू बोलता है कि कौन से वाले गेस्ट, अच्छे वाले या बुरे वाले, लेकिन हायुन के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। ये देखकर जोंगडू बोलता है तो क्या मैं अपना खंजर बाहर निकाल कर आऊं। तो हायुन कहती है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि अच्छे गेस्ट आने वाले हैं या बुरे गेस्ट, पर हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। इन दोनों हस्बैंड वाइफ की बातों से ऐसा लग रहा था कि इन्हें कुछ
कुछ ऐसा पता है जिसके बारे में बाकियों को नहीं पता। वही हम स्कूल में सिया और किम को देखते हैं। सिया लॉन्ग जंप में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन किम अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाता, जिस बात से कोच किम को बहुत डांटती हैं और कहती हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें स्पोर्ट टीम से निकाल दूंगी। कोच की डांट सुनने के बाद किम थोड़ा उदास हो जाता है, तो सिया किम को हौसला देती है कि प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह ही समझो और आंखें बंद करके एक लंबी छलांग लगाओ, फिर देखना तुम स्पोर्ट्स डे वाले दिन काफी अच्छा परफॉर्म करोगे। खैर, शाम के वक्त हम स्कूल में काफी सारे स्टूडेंट्स को आने वाले मैथ टेस्ट की प्रिपरेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ह्योंग वू भी बैठकर स्टडी कर रहा था, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बहुत ही ज्यादा बेचैन लग रहा था और वो बार बार कोई सी तो पिल खा रहा था। ये सब कुछ हाजुन भी दूर से ही नोटिस कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कोच को सिया का मेडिकल चेकअप करते हुए देखते हैं। साथ ही कोच सिया को एक गुड न्यूज भी देती है कि सिया अब नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई है, तो उसे अब और भी ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करनी होगी। ये सुनकर सिया बहुत खुश होती है और वो कोच को गले लगा लेती है। फिर कोच सिया से कहती है मुझे ये भी पता है कि तुम किम के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहीं क्लासरूम में ह्योंग वू को सिया का कॉल आता है, तो ह्योंग वू सिया का कॉल रिसीव करते हुए स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है और तभी एक काली बिल्ली ह्योंग वू को डरा देती है। फिर उसके अगले ही पल ह्योंग वू को सिया, किम और नारी की कॉन्फ्रेंस कॉल पर आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए ह्योंग वू का मजाक उड़ा रहे थे और वो ह्योंग वू के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा भला भी बोलते हैं। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि ह्योंग वू कितना बेवकूफ है और हमें उसे अपना फ्रेंड कहने में भी शर्म आती है। अब ये सब सुनकर ह्योंग वू का दिल टूट जाता है कि ये सभी मेरे बचपन के फ्रेंड होने के बावजूद मुझसे इतनी नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सिया तो कोच के साथ मेडिकल रूम में थी और उसने तो ह्योंग वू को कॉल भी नहीं किया, तो फिर ह्योंग वू को सिया के नंबर से किसका कॉल आया था। इसके बाद ह्योंग वू सिया को वापस कॉल बैक करता है, वो भी कई बार, लेकिन उसके सारे कॉल्स हर बार अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे। वहीं अब स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है और सभी बच्चे वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन हाजुन देखता है कि ह्योंग वू वापस क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास भी लग रहा था। तो हाजुन को लगता है कि शायद ह्योंग वू को टीचर से फिर से डांट पड़ी होगी। वहीं हम स्कूल के बाहर किम को देखते हैं, जो कि सिया के आने का इंतजार कर रहा था और उसके साइड से गुजरते हुए कुछ स्टूडेंट्स किसी विश पूरे करने वाली ऐप के बारे में बात कर रहे थे, जो कि कंफर्म गिरिको ऐप ही होगा। तभी सिया भागते हुए किम के पास आती है और वो किम को बताती है कि वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई है, जिसे सुनकर किम को भी बहुत खुशी होती है। इसके बाद घर जाते हुए सिया किम को ये भी बताती है कि कोच को हमारे रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता है। तो इस पर किम कहता है कोच को इसके बारे में कैसे पता, वो तो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करती और अब तो पता नहीं मेरा क्या होगा। खैर, घर आने के बाद सिया अपनी आंटी को भी नेशनल टीम में सिलेक्ट होने वाली बात टेक्स्ट करके बता देती है और तभी वो ह्योंग वू के 39 मिस कॉल्स को भी देखती है और ये देखकर सिया हैरान हो जाती है कि इतने सारे कॉल्स ह्योंग वू ने उसे क्यों किए, शायद कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा। फिर जैसे ही सिया ह्योंग वू को कॉल बैक करने वाली थी, तभी उसकी आंटी का उसे टेक्स्ट आता है और वो भी सिया के लिए बहुत खुश थी कि वो नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गई है, लेकिन वो आज भी घर देर से आने वाली थी क्योंकि उन्हें ऑफिस में काम था। तो फिर मौके का फायदा उठाते हुए सिया किम को अपने घर खाने के लिए बुला लेती है और वो भी अपने आंटी का क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके। और इसी बीच सिया ह्योंग वू को कॉल बैक करना ही भूल जाती है, मतलब कि 39 मिस कॉल्स अगर किसी बंदे ने किए हैं तो कोई जरूरी बात ही होगी ना, कोई कैसे भूल सकता है। खैर, फिर सिया जब किम के साथ फोटोज क्लिक करने के लिए अपना फोन उठाती है, तब उसे याद आता है कि अरे मुझे तो ह्योंग वू को कॉल बैक करना था। दूसरी तरफ हम नारी को देखते हैं, जो कि अपनी कजन को टेक्स्ट करके फेक आईडी कार्ड बनाने को बोलती है क्योंकि उसे नाइट क्लब में एंट्री चाहिए थी और उसे एंट्री भी मिल जाती है। फिर हम वापस सिया को देखते हैं, जो कि ह्योंग वू को कॉल करती है और उससे पूछती है कि हाँ बता ह्योंग वू, तूने मुझे कॉल किया था। तो इस पर ह्योंग वू बोलता है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आने वाली हो ना। ये सुनकर सिया चुप हो जाती है और इससे पहले वो ह्योंग वू को उसके बर्थडे पार्टी में ना आने की वजह बता पाती, ह्योंग वू फोन काट देता है। पर सिया को ये बात समझ में नहीं आता कि ह्योंग वू को ये बात कैसे पता चली कि वो उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आने वाली है, क्योंकि कोच कल से ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली थी। मगर वो फिर भी ह्योंग वू के बर्थडे पार्टी में जाना चाहती थी, तो इसलिए किम पिज्जा बॉक्स पर अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखकर सिया के लिए गिरिको ऐप से विश मांग लेता है कि सिया की ट्रेनिंग अगले हफ्ते से शुरू हो। मगर इन दोनों नादान परिंदों को ये बात नहीं पता थी कि इन दोनों
दोनों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इन्हें तो ये सब बस एक मजाक लग रहा था। खैर वही हम हाजुन को देखते हैं जो कि हियोंग वू का लैपटॉप ठीक करने के लिए बैठता है और वो जब लैपटॉप पे अपने सभी फ्रेंड्स की फोटोज लगा हुआ देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और इस चीज से हमें ये बात पता चलती है कि हियोंग वू अपने दोस्तों से कितना प्यार करता है। खैर अब फोटोज देखकर हाजुन को भी हियोंग वू की याद आती है कि वो आज लाइब्रेरी में कितना ज्यादा उदास लग रहा था, इसलिए वो हियोंग वू का हाल चाल पूछने के लिए उसे टेक्स्ट करता है, जहाँ पे वो गिरिको ऐप की डाउनलोडेड लिंक को भी देखता है जो कि आज सुबह हियोंग वू ने अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर की थी। हाजुन उस लिंक पर क्लिक करने ही वाला था तभी उसे हायुन का कॉल आता है और मैं आपको ये बात बता दूं कि हायुन हाजुन की बड़ी बहन है। अगली सुबह हर रोज की तरह सिया लिफ्ट के पास किम के आने का इंतजार कर रही थी जो कि हमेशा की तरह ही लेट हो जाता है और जैसे ही किम आता है सिया तुरंत किम को किस करती है और तभी लिफ्ट का गेट खुलता है और एक अंकल ने इन दोनों को किस करते हुए देख लिया था, जो कि सिया के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। खैर इसके बाद ये लोग स्कूल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में आज इन्हें ना तो नारी मिलती है और ना ही हियोंग वू और इस बात से इन दोनों को ही बहुत अजीब लगता है। वहीं क्लासरूम में हम हियोंग वू को सोता हुआ देखते हैं और नारी अभी तक स्कूल नहीं आई थी, लेकिन तभी सिया देखती है कि हियोंग वू जागा हुआ है और वो लगातार सिया के पीछे जिस बेंच पे नारी बैठती है उसे ही घूरे जा रहा था और हियोंग वू के हाथ में उसका फोन भी होता है जिस फोन से हियोंग वू ने गिरिको ऐप से विश मांगी थी। इसी समय टीचर भी क्लासरूम में आ जाते हैं और तभी हियोंग वू के फोन में 2 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो जाता है जिसकी आवाज टीचर भी सुन लेते हैं और वो हियोंग वू को खड़ा होने के लिए बोलते हैं, लेकिन हियोंग वू कोई जवाब नहीं देता तो इसलिए हाजुन और किम दोनों ही हियोंग वू को उठाने की कोशिश करते हैं और तभी अचानक से हियोंग वू की पूरी बॉडी अकड़ने लगती है। ये देखकर सिया भी भागते हुए हियोंग वू के पास आती है। वहीं टीचर एक स्टूडेंट को जल्दी से नर्स को बुलाने को बोलते हैं, लेकिन कुछ देर बाद हियोंग वू अपने आप ही ठीक हो जाता है और वो चुपचाप अपने पर्स से पेपर कटर बाहर निकालता है और उसे हवा में ही चलाने लगता है। किम हियोंग वू को रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो हियोंग वू उसे इतनी जोर से धक्का देता है कि वो काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हियोंग वू वो कटर सिया की तरफ करता है और सिया को सामने से हटने के लिए कहता है, पर सिया वहाँ से नहीं हटती क्योंकि वो डर के मारे वहाँ पर जम गई थी और अगले ही पल हियोंग वू सिया पर हमला कर देता है जिसकी वजह से विंडो टूट जाती है और ये दोनों क्लासरूम के बाहर आकर गिरते हैं। लेकिन हियोंग वू अभी भी अपने फोन में ही देख रहा था जहाँ पे टाइमर में अब 1 मिनट से भी कम का टाइम शो हो रहा था। तभी अचानक से हियोंग वू एक झटके में ही खड़ा हो जाता है और वो कटर को अपने गले की तरफ घुमाता है। ये देखकर सिया हियोंग वू को ऐसा करने से मना करती है। खैर देखने में तो ऐसा लगता है कि हियोंग वू अपने हाथ को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो खुद का ही गला काट के अपनी जान ले लेता है। अपनी आंखों के सामने इतना भयानक मंजर देखकर सिया बहुत डर जाती है और जैसे ही हियोंग वू की मौत हो जाती है उसका टाइमर भी बंद हो जाता है। इसका मतलब ये था कि अगर तुमने गिरिको ऐप से विश मांगी है और वो पूरी हो जाती है तो उसके अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी। खैर इसके बाद हमें सिया का बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सिया अपने आंटी के घर रहने आई थी क्योंकि उसके मॉम डैड कार एक्सीडेंट में अपनी जान गवा बैठे थे। वैसे लिफ्ट में हम किम को भी देख पाते हैं। फिर सिया अपने न्यू स्कूल में आती है और वो देखने में काफी उदास और डरी हुई थी तो नारी, हियोंग वू, किम और हाजुन सिया के पास आकर उससे बातें करने लगते हैं जिससे सिया को भी काफी अच्छा लगता है। साथ ही हियोंग वू सिया को अपनी सबसे फेवरेट स्केलेटन वाली की चेन देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे कुछ पुलिस ऑफिसर हियोंग वू की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं और उन्हें फुटेजेस देखकर यकीन हो जाता है कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि क्लियरली सुसाइड है। फिर हम सिया को देखते हैं जो कि अब थोड़ा सा नॉर्मल फील कर रही थी तो वो सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करने जाती है जिस पर हियोंग वू का खून लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस की चेन पे पड़ती है जो कि हियोंग वू ने उसे गिफ्ट की थी तो उसे कल रात का सीन याद आता है जहाँ पे सिया हियोंग वू के घर के बाहर उसे आवाजें लगा रही थी कि ओए हियोंग वू घर के बाहर आ। तो हियोंग वू घर के बाहर आता है। फिर सिया हियोंग वू को उसका बर्थडे गिफ्ट देकर उससे माफी मांगती है कि वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से उसके बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती और ये बोलकर सिया यहाँ से जाने लगती है। तभी हियोंग वू सिया से कहता है कि सिया आज सुबह मुझे एक कॉल आया था जो कि तुम्हारी ही आवाज में बात कर रहा था पर वो तू नहीं थी, शायद वो मेरी ही गलतफहमी थी। प्रेजेंट में सिया यही सब सोचते हुए ट्रेनिंग कोच के पास आती है और उन्हें गले लगाकर बहुत रोती है। सिया की हालत देखकर कोच ट्रेनिंग कैंसिल कर देती है
और सिया को घर जाकर आराम करने को बोलती हैं। ये सुनते ही सिया को याद आता है कि कल रात किम ने उसकी ट्रेनिंग कैंसिल करवाने के लिए गिरिको ऐप से विश मांगी थी और उसकी ट्रेनिंग कैंसिल भी हो जाती है। और अब सिया को सब समझ में आ जाता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर भी वो डबल चेक करने के लिए कोच से ये कहने के लिए आगे बढ़ती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ट्रेनिंग कैंसिल मत कीजिए। तभी अचानक से छत के ऊपर से एक पैनल नीचे आके गिरता है और ये देखकर सिया की फट के 4 हो जाती है। उसे ये बात समझ में आ जाती है कि कोई भी विश अगर एक बार पूरी हो गई तो उसे बदला नहीं जा सकता। साथ ही अगर कोई भी पूरी हुई विश के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसकी भी मौत हो जाएगी। इसलिए सिया भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाने लगती है। वहीं किम के फोन पर भी नोटिफिकेशन आता है कि आपकी विश पूरी हुई। तभी सिया भी यहाँ पर आ जाती है तो किम सिया को बताता है कि उसे भी गिरिको ऐप से नोटिफिकेशन आया है। इसके बाद सिया हाजुन और नारी को सारी बात समझाने की कोशिश करती है। साथ ही वो उन्हें वही वीडियो दिखाती है जिसमें किम ने गिरिको ऐप से विश मांगी थी कि सिया की ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए। और इसी तरह हियोंग वू ने भी विश मांगी थी कि उसे मैथ टेस्ट में पूरे 100 मार्क्स मिले। और जैसे ही उसकी विश पूरी हुई मैंने देखा था कि उसके फोन में 24 घंटे का टाइमर शुरू हो गया था, जिस तरह अभी किम के फोन में टाइमर शो हो रहा है। और जब 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तो किम खुद अपनी ही जान ले लेगा। लेकिन नारी और हाजुन दोनों को ही सिया की बातों पर यकीन नहीं होता कि एक ऐप किसी की जान कैसे ले सकता है। उल्टा नारी सिया पे गुस्सा करने लगती है कि तुम अपनी फालतू बातें बंद करो, लगता है हियोंग वू की मौत की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और इसी बात पे सिया और नारी की बहस हो जाती है तो किम उन दोनों को शांत कराता है। वहीं हाजुन अभी भी इस ऐप को स्टडी करने की कोशिश कर रहा था। वो ऐप और फोन को दोनों को ही बार बार रीसेट कर रहा था लेकिन टाइमर अभी भी बंद नहीं होता। फिर हाजुन सभी से कहता है कि ये ऐप कोई मामूली ऐप तो नहीं लगता, अगर मुझे इस टाइमर को रोकना है तो मुझे इस ऐप के कोड्स में चेंजेस करने होंगे, तभी शायद मैं इस टाइमर को रीसेट या स्टॉप कर सकूं। लेकिन उसके लिए मुझे मेरा लैपटॉप चाहिए। ये सुनकर सिया हाजुन को अपना सारा जरूरी सामान और लैपटॉप लेकर उसके घर आने को बोलती है। फिर सिया नारी को भी उसके घर बुलाती है जिस पर नारी भी हाँ बोल देती है। इसके बाद सिया और किम बस लेकर अपने घर आ जाते हैं। फिर ये दोनों अपने अपने अपार्टमेंट में आराम करने चले जाते हैं। लेकिन जब किम सोने की कोशिश कर रहा था तभी उसे सिया का कॉल आता है जिसमें नारी भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर थी और ये दोनों किम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। ये सुनकर किम शॉक हो जाता है कि सिया तो अपने घर में अकेली है। इसके बाद किम ऑन कॉल पर ही सिया के अपार्टमेंट की तरफ भागने लगता है जहाँ सिया अभी अभी नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रही थी। किम सिया को भी वो आवाज सुनाने की कोशिश करता है लेकिन सिया के पास आते ही वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। किम को लग रहा था कि उसका और सिया का फोन किसी ने हैक किया है। फिर वो सिया से कहता है कि मैंने अभी अभी कॉल पर तुम्हारी आवाज सुनी थी मगर मैं जानता हूँ कि वो तुम नहीं थी। ये सुनकर सिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहती है कि हियोंग वू ने भी मुझसे यही कहा था कि उसने कॉल पर मेरी आवाज सुनी थी पर वो मैं नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद ही हाजुन और नारी भी सिया के अपार्टमेंट में आ जाते हैं और हाजुन किम के फोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके गिरिको ऐप के कोड को चेक करने लगता है। लेकिन वो देखता है कि ये कोड तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है तो हाजुन जल्दी से गिरिको ऐप को रीसेट कर देता है जिसकी वजह से किम का फोन अपने आप ही रीसेट होने लगता है। और अब क्योंकि इन लोगों ने गिरिको ऐप के इंटरनल सिस्टम से छेड़छाड़ कर दी थी जिसकी वजह से टाइम से पहले ही किम के साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। किम अचानक से अपनी आंखों को बहुत जोर जोर से रब करने लगता है। सिया किम को रोकने की कोशिश करती है तो किम सिया का हाथ झटक देता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। इसके बाद किम को भी हियोंग वू की तरह कोई दिखाई देने लगता है जो कि सिर्फ वो ही देख पा रहा था और कोई भी नहीं। फिर किम के हाथ अपने आप ही मूव होने लगते हैं और वो अपनी एक आंख डैमेज कर लेता है और हम देख पाते हैं कि जो आत्मा किम से ये सब करवा रही थी वो वही लड़की है जिसको हमने सीरीज के स्टार्टिंग में देखा था। खैर किम अब पूरी तरह उस आत्मा के वश में आ जाता है और उसके मुंह से बहुत खून भी निकलने लगता है। ये देखकर हाजुन जल्दी से सिया को एम्बुलेंस को कॉल करने को बोलता है लेकिन तभी किम शांत हो जाता है और वो अजीब तरह से हंसने लगता है। फिर वो सिया को देखता है जो कि एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश कर रही थी तो वो उसे एक जोरदार चाटा मारता है जिससे सिया जमीन पर गिर जाती है। हाजुन किम को रोकने की कोशिश करता है तो किम हाजुन का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और दम घुटने की वजह से हाजुन छटपटाने लगता है। वही नारी न तो सिया की मदद करती है और न
ही हाजुन की जान बचाने की कोशिश करती है। वो बस अपना फोन निकालकर ये सब चीजें रिकॉर्ड करने लगती है। इतनी ही देर में किम का फोन भी रीसेट हो जाता है, लेकिन टाइमर अभी भी चल ही रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हाजुन की बहन हायुन को देखते हैं, जिसे भी ये सब महसूस हो जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इस तरफ सिया हाजुन को बचाने के लिए उसके लैपटॉप से किम के सर पर हमला करती है, जिसकी वजह से किम जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसका सर भी फूट जाता है, जिससे बहुत सारा खून बाहर निकल रहा था। खैर, इस हादसे के बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नर्स सिया को बताती है कि किम की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है और उसके सर में बहुत ही गहरी चोट आई है। फिर थोड़ी देर बाद नारी सिया से मिलने हॉस्पिटल में आती है और नारी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कि ये सब जो कुछ भी हुआ है नारी को ऐसा हर रोज ही देखने को मिलता है। फिर वो सिया से कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे घर जाकर उसे ले आऊंगी। इस पर सिया बोलती है, नहीं, मुझे अभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वहीं हम हाजुन को देखते हैं, जो कि अभी तक गिरिको ऐप के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तभी उसे अपनी बड़ी बहन हायुन का कॉल आता है। फिर वो जैसे ही कॉल पिक करता है, हायुन जल्दबाजी में हाजुन से कहती है, तुम अभी इसी वक्त गिरिको ऐप की फाइल क्लोज कर दो। ये सुनकर हाजुन हैरान हो जाता है। वो हायुन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। तो इस पर हायुन कहती है, इन सभी सवालों का जवाब देने का ये सही टाइम नहीं है, पर मुझे सब कुछ पता है। लेकिन हाजुन हायुन की बातों पर यकीन नहीं करता। फिर हायुन हाजुन को सब कुछ एकदम डिटेल में बताना शुरू करती है, जो कुछ भी इन दिनों उसके और उसके दोस्तों के साथ हो रहा था। तब जाकर हाजुन को हायुन की बातों पर यकीन होने लगता है। फिर हायुन हाजुन को किसी जुडू नाम के श्राप के बारे में समझाने की कोशिश करती है। तभी उसकी नजर उसी व्हाइट स्नेक पर पड़ती है, जो कि उसे आने वाले खतरे के बारे में इशारा दे रहा था, जिससे हायुन समझ जाती है कि सिया किम की जान बचाने के लिए गिरिको ऐप से विश मांगने वाली है। इसलिए हायुन हाजुन को जल्दी से हॉस्पिटल जाकर सिया को विश मांगने से रोकने को बोलती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि किम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने अब सांस लेना भी बंद कर दिया था। खैर, हाजुन जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है ताकि वो सिया को विश मांगने से रोक सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिया ने पहले ही गिरिको ऐप से विश मांग ली थी कि किम की जान किसी तरह बच जाए, और उसके अगले ही पल किम को होश आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन अब सिया की उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि सिया के पास अब 24 घंटे बचे हुए थे और जैसे ही 24 घंटे पूरे हो जाएंगे सिया की मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम नारी को देखते हैं, जो कि सिया के अपार्टमेंट में किम का फोन लेने के लिए आती है। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि नारी ने भी गिरिको ऐप से विश मांग ली थी और उसके पास भी 21 घंटे बचे हुए थे जीने के लिए। पर तभी वो देखती है कि किम का टाइमर अपने आप ही रुक जाता है, क्योंकि सिया ने अपनी जान खतरे में डालकर किम की जान बचा ली थी। फिर सीन दोबारा हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पे हाजुन सिया से कहता है कि चलो मेरे साथ, हमें अभी मेरी बहन से मिलने जाना होगा, वही हमारी इस मुसीबत से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं। तो इस पर सिया कहती है कि हायुन तो दूसरे शहर में रहती है। तो हाजुन कहता है, नहीं, मैंने तुम सभी से झूठ कहा था कि मेरी बहन दूसरे शहर में जॉब कर रही है। पर असल में बात तो ये थी कि हायुन ने एक बहुत ही अच्छी कंपनी की जॉब छोड़ दी थी। इसके बाद वो शामिल बन गई। खैर, फिर हाजुन और सिया बिना टाइम वेस्ट किए हायुन के घर जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि हायुन शहर से बहुत दूर जंगल के बीच में बने हुए एक घर में रहती थी और ये कार ड्राइवर वहाँ जाने से डर रहा था, इसलिए वो इन दोनों को रास्ते के बीच में ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और क्योंकि इन दोनों के पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये पैदल ही जंगल में हायुन का घर ढूंढने लगते हैं और इसी वजह से वो रास्ता भी भटक जाते हैं। लेकिन तभी सिया को एक चमगादड़ आकर डरा देता है, जिस वजह से वो भागते हुए सही रास्ते पर आ जाती है और उन्हें हायुन का घर मिल जाता है। सिया गेट को देखकर बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई रहता है। तो इस पर हाजुन कहता है कि नहीं, मेरी बहन यहाँ पर ही रहती है, पर यहाँ एक और आदमी उसके साथ रहता है और वो कभी भी मुझे घर के अंदर आने नहीं देता और वो कहता है कि आप बिना इनविटेशन के घर के अंदर नहीं आ सकते। ये सुनकर सिया को बहुत अजीब लगता है। वो मन में ही सोचती है कि भला एक भाई को अपनी ही बहन से मिलने से कोई क्यों ही रोकेगा। तभी अचानक वही आदमी गेट खोलता है और इसका नाम है जोंगडू, जो कि हायुन का पति है। फिर वो हाजुन और सिया को घर के अंदर लेकर आता है और इसी समय सिया को किम का कॉल आता है और वो सिया से ये पूछ रहा होता है कि वो अभी कहाँ पर है। फिर जैसे ही सिया किम को अपनी लोकेशन बताने वाली होती है, तभी हायुन घर से बाहर निकलकर सिया को जवाब देने से मना करती है। फिर अचानक से सिया की आंखों का कलर एक पल के लिए चेंज होता है
और वो उस लड़की की आत्मा के वश में आने लगती है। साथ ही उसकी पूरी बॉडी अकड़ने लगती है, जैसे कि पहले उसके दोस्तों के साथ हो चुका था। लेकिन हायुन किसी तरह सिया के हाथ से उसका फोन नीचे गिरा देती है, जिससे होता ये है कि अभी के लिए वो आत्मा सिया का पीछा छोड़ देती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं था। अब ये देखकर हाजुन को सिया की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है और वो अपनी बहन से पूछता है कि सिया को ये क्या हो रहा था। तो हायुन उसे बताती है कि सिया को वो आत्मा अपनी दुनिया में ले गई है और मुझे उसे वापस लाने के लिए एक रिचुअल पूरा करना होगा, तो ही हम सिया की जान बचा सकते हैं। इसके बाद हायुन हाजुन को एक कमरे में लेकर आती है और उसे कहती है कि जब तक जोंगडू तुम्हें कमरे से बाहर निकलने के लिए ना कहे तब तक तुम इस कमरे से किसी भी हाल में बाहर मत निकलना। इसके बाद हायुन और जोंगडू सिया को वापस लाने के लिए रिचुअल करना शुरू करते हैं। हायुन सबसे पहले सिया का फोन एक बाउल में रखती है जिसके अंदर किसी तरह का पवित्र पानी मौजूद था और जोंगडू एक धागे से सिया और हायुन की कलाई अच्छी तरह बांध देता है। फिर वो अपना खंजर लेकर बाहर पहरा देने लगता है। वहीं हायुन मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, जिसकी हेल्प से वो भी उसी दुनिया में पहुंच जाती है जिस दुनिया में उस आत्मा ने सिया को कैद कर लिया था। फिर हायुन सिया को बताती है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 3 दरवाजे पार करने होंगे, जो कि आसान नहीं होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहूंगी, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर मुझे देख लिया तो वो आत्मा भी मुझे देख लेगी और हम दोनों उसकी इस शापित दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। तभी अचानक से बाहर बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसका मतलब ये था कि कुछ निगेटिव एनर्जीज हायुन को रिचुअल करने से रोक रही थी। तो जोंगडू अपने खंजर से सिया और हायुन के चारों तरफ एक घेरा बनाता है, जिससे हवाएं चलना रुक जाती हैं। इसके बाद जोंगडू 3 अगरबत्ती में से एक अगरबत्ती जलाता है और ये तीनों अगरबत्ती उन 3 दरवाजों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिन 3 दरवाजों को सिया को पार करना था, वो भी अगरबत्ती के बुझ जाने से पहले। फिर हायुन वापस सिया के पास जाती है और वो सिया को पहला दरवाजा दिखाती है। फिर वो सिया से कहती है इसके आगे मैं नहीं जा सकती, लेकिन इस धागे जो कि हम दोनों की कलाई से जुड़ी हुई है, इसकी हेल्प से मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताती रहूंगी। और ये बोलकर हायुन वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि सिया को वो दरवाजे खुद अकेले ही पार करने थे। इसके बाद सिया पहले दरवाजे का गेट खोलकर अंदर एंटर करती है तो वो डायरेक्टली अपने हाई स्कूल में पहुंच जाती है, जहाँ पर काफी अंधेरा होता है और वहाँ कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से सिया उस लड़की की आत्मा से टकरा जाती है जो कि हियोंगवू के रूप में उसे डरा रही थी। सिया अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है, लेकिन वो आत्मा हर जगह पर हियोंगवू के गले काटने वाले सीन को रिपीट किए जा रही थी और ये देखकर सिया बहुत डर जाती है। वो विंडो खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है, तो सिया वापस से विंडो बंद कर देती है। फिर वो आत्मा सिया के एकदम सामने आकर उसे और भी ज्यादा डराने लगती है, लेकिन सिया हिम्मत करती है और कहती है तुम हियोंगवू नहीं हो और तुम मुझे नहीं डरा सकती। और ये बोलकर सिया वहाँ से भागने लगती है और अब क्योंकि सिया ने अपने डर पर काबू कर लिया था तो उसे दूसरे दरवाजे का गेट दिखाई देने लगता है। फिर हायुन जोंगडू को जल्दी से दूसरी अगरबत्ती जलाने को बोलती है, जिससे दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तभी अचानक से सिया उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसके मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। ये देखकर सिया रोते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ पर वो अपने मॉम डैड की लाश को बहुत ही बुरी कंडीशन में देखती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि असल में उस रात हुआ क्या था। तो हम देखते हैं कि सिया के डैड कार ड्राइव कर रहे होते हैं और सिया बार बार अपने डैड से बात करके उनका ध्यान भटका रही थी, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रेजेंट में सिया ये सब देखने के बाद भी हिम्मत करके आगे बढ़ती है, पर तभी सिया की मॉम जो होती है वो सिया का पैर पकड़ लेती है और उससे बातें करके सिया को और भी ज्यादा इमोशनल कर देती है कि मेरी बेटी एक बार पीछे मुड़कर अपनी माँ को आखिरी बार अपना चेहरा दिखा दो। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची बड़ी होने के बाद कैसी दिखती है। और ये सब हायुन भी देख रही थी। वो समझ जाती है कि वो आत्मा सिया के मॉम के रूप में उसे इमोशनल करके पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए हायुन जल्दी से सिया के सामने तीसरा दरवाजा खोलने लगती है। फिर वो सिया के हाथों में बंधे धागे को खींचकर उससे कहती है कि अपने आप को संभालो सिया, ये तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, बल्कि वो आत्मा तुम्हें पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही है। लेकिन सिया अभी कुछ भी सुनने समझने के मूड में नहीं थी, क्योंकि वो सालों से अपनी
मॉम के प्यार के लिए तरस रही थी, और आज जब वो अपने मॉम के इतने करीब थी तो वो पीछे मुड़ने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि बाहर हालत अब बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि सिया हायुन की बात नहीं सुन रही थी। हाजुन भी ये सब देख रहा था और तभी उसे नारी का कॉल आता है, लेकिन वो नारी का कॉल पिक नहीं करता। फिर हाजुन सिया की जान बचाने के लिए गिरिको ऐप ओपन करता है ताकि वो सिया की जान बचाने के लिए विश मांग सके। फिर हम सिया को देखते हैं जो कि बड़ी ही मुश्किल से अपने इमोशन पर कंट्रोल करती है और भागकर तीसरे दरवाजे के अंदर आ जाती है। अब देखो यहाँ पर जो भी होता है उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सीन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग भी है। खैर फिर सिया की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने हाजुन और जोंगडू को देखती है और वो सिया से कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है सिया, तुम पीछे देख सकती हो। तो इस पर सिया हायुन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो जोंगडू सिया से कहता है कि हायुन इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो अभी अपने कमरे में आराम कर रही है। और तभी अचानक से सिया को हायुन की आवाज सुनाई देती है जो कि सिया से कहती है कि तुम अभी भी उस आत्मा के कब्जे में हो, जल्दी से तीसरा दरवाजा ढूंढो और बाहर निकलो। तभी जोंगडू सिया से कहता है क्या तुम्हें अभी भी हायुन की आवाज सुनाई दे रही है? इसका मतलब वो आत्मा किसी तरह तुम्हारे साथ इस दुनिया में आ गई है, मुझे उसे खत्म करना होगा, इसलिए सिया तुम्हें पीछे देखना ही होगा, तभी मैं उस आत्मा को मार पाऊंगा। लेकिन हायुन अभी भी सिया को पीछे देखने से मना कर रही थी और तीसरा दरवाजा ढूंढने को बोल रही थी। अब यहाँ पर सिया के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है कि वो कुछ समझ नहीं पाती कि किसकी बात सुने और किसकी नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं, उस आत्मा ने सिया को पीछे मुड़ने के लिए एकदम मजबूर कर दिया था। और तभी सिया देखती है कि हाजुन अपनी आंखों को जोर जोर से रब करने लगता है और वो सिया के पीछे किसी को देखकर बहुत डर रहा था। तो सिया हाजुन से पूछती है कि तुम उस आत्मा को कैसे देख पा रहे हो? तो हाजुन सिया को अपना फोन दिखाता है, जिसे देखकर सिया समझ जाती है कि हाजुन ने भी गिरिको ऐप से विश मांग ली थी ताकि वो मेरी जान बचा सके। अब हाजुन की जान बचाने के लिए जोंगडू सिया से कहता है तुम्हें पीछे देखना होगा, तभी मैं उस आत्मा को अपने खंजर से खत्म कर सकूंगा। लेकिन हायुन अभी भी सिया को पीछे देखने से मना कर रही थी, पर सिया हाजुन की जान बचाने के लिए पीछे देख लेती है और जैसे ही सिया पीछे मुड़कर देखती है वो आत्मा हायुन पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से हायुन के मुंह से खून आने लगता है और वो धागा भी टूट जाता है, जिससे हायुन सिया को गाइड कर रही थी बाहर निकलने में। और अब सिया की जान बचाने के लिए हायुन के पास बस 3 मिनट ही बचे हुए थे, इसलिए वो खुद अपनी जान खतरे में डालकर उस दुनिया में जाने का फैसला करती है। लेकिन जोंगडू हायुन को ऐसा करने से मना करता है। वहीं हम सिया को देखते हैं जो कि एक अंधेरी सी जगह पर घूम रही थी और उसके हाथों में बंधे हुए धागे को कोई अपनी तरफ खींच रहा था। तो सिया भी उसी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक से बहुत सारी डेड बॉडीज सिया के सामने आकर गिरती हैं और वो आत्मा भी बिल्कुल सिया के सामने ही खड़ी हुई थी, बिल्कुल तीसरे दरवाजे के पास ही। फिर वो सिया के इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करने लगती है, जिसकी वजह से सिया के नाक और मुंह से खून आने लगता है। पर तभी हायुन एक तीर चलाती है जो कि सिया और उस आत्मा के हाथों में बंधे हुए धागे को तोड़ देती है। इसके बाद हायुन बिना टाइम वेस्ट किए सिया को लेकर गेट की तरफ भागने लगती है और ये दोनों जैसे ही बाहर निकलने वाले होते हैं तभी वो आत्मा चाकू से सिया पर हमला करती है, लेकिन ऐन वक्त पर हायुन सिया को पीछे कर देती है और चोट उसे लग जाती है। फिर भी वो सिया को बचाकर असली दुनिया में लेकर आती है और हम देख पाते हैं कि सिया का टाइमर भी रुक जाता है। पर इन सभी चीजों की वजह से हायुन को बहुत चोटें आती हैं। खैर अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था तो जोंगडू हाजुन को कमरे से बाहर निकलने का बोल देता है। इसके बाद हायुन अपनी चोट को उसी व्हाइट स्नेक को दिखाती है जो कि उसकी चोट को एक बार में ही पूरी तरह ठीक कर देता है। वहीं जोंगडू को वो पेपर मिल जाता है जिसपे हाजुन ने अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ था। तो जोंगडू समझ जाता है कि हाजुन गिरिको ऐप से विश मांगने वाला था। फिर रात के वक्त हायुन गिरिको ऐप के बारे में हाजुन और सिया को अच्छी तरह समझाती है कि जिस ऐप को तुम लोग गिरिको ऐप के नाम से जानते हो ये एक शापित आत्मा की करतूत है जिसके अंदर बदले की इच्छा है और इसे खत्म करने के लिए हमें उस फोन को डिस्ट्रॉय करना होगा जिस फोन ने इस बुरी आत्मा की दुनिया को हमारी आत्मा के साथ जोड़ कर रखा है। और दोस्तों मैं आपको ये बात बता दूं कि हायुन यहाँ पर उसी फोन के बारे में बात कर रही है जिस फोन को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था,
जिसके अंदर वो लड़की अपनी विश रिकॉर्ड करके अपनी ही जान ले लेती है। और उस फोन को सिया ने भी देखा था जब वो तीसरे दरवाजे के पास खड़ी थी। खैर फिर हायुन बोलती है कि हमें उस फोन को ढूंढकर इस घर में लेकर आना होगा और ये काम सिर्फ सिया ही कर सकती है, इसलिए क्योंकि सिर्फ सिया ही उस फोन को हाथ लगा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में नारी को देखते हैं जो कि किम को उसकी वीडियो दिखा रही थी जब वो आत्मा के वश में था, और ये देखकर किम हैरान हो जाता है। इसके बाद नारी किम से झूठ बोलती है कि तुम्हें पता है किम, इतना सब होने के बाद सिया तुमसे मिलना भी नहीं चाहती, और ये सुनकर किम को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हम सिया को देखते हैं जो कि सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें गिरती हैं जिससे उसकी नींद खुल जाती है और देखते ही देखते सिया के ऊपर खून की बारिश होने लगती है। तभी सिया अपने सामने उसी लड़की की आत्मा को देखती है जो कि अपनी उंगलियों से सिया को पीछे देखने के लिए इशारा कर रही थी। और जैसे ही सिया पीछे देखती है तो एक लड़की की आत्मा सिया पर खंजर से हमला कर देती है, जिसकी वजह से डर के मारे सिया की नींद खुल जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब सिया का एक सपना था। हायुन जब सिया को डरा हुआ देखती है तो वो उसे गले लगाकर रिलैक्स करती है। इसके बाद हायुन सिया को एक ब्रेसलेट पहनाती है जिसे पहनने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी सिया को परेशान नहीं कर सकती थी। साथ ही वो सिया से उसके सपने के बारे में पूछती है तो सिया हायुन को बताती है कि मैंने अपने सपने में 2 अलग अलग लड़कियों को देखा था, जिससे हायुन समझ जाती है कि इस श्राप के पीछे एक से ज्यादा आत्माओं का हाथ है। फिर जोंगडू, सिया और हाजुन उस फोन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जिस फोन से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन हाजुन थोड़ा दूर चलकर वापस हायुन के पास आता है और वो हायुन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने सिया और उसकी जान बचाई। वहीं सिया जोंगडू से पूछती है कि क्या सच में हायुन कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो इस पर जोंगडू बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर वो घर से बाहर निकली तो उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि ऐसा क्यों है कि हायुन कभी भी घर से बाहर नहीं निकल सकती। वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से भागकर सिया के अपार्टमेंट में आता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर नारी पहले से ही मौजूद होती है और ये देखकर किम हैरान हो जाता है। और तभी सिया की नेबर घर से बाहर निकलती है तो किम तुरंत सिया के अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। फिर जब किम नारी से पूछता है कि तुम सिया के अपार्टमेंट में क्या कर रही हो, तो नारी किम से झूठ बोल देती है कि मैं तो यहाँ पर बस साफ सफाई कर रही थी ताकि जब सिया वापस आए तो उसे अपना घर देखकर अच्छा लगे। इसके बाद सीन हाजुन के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर हाजुन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि हियोंग वू को गिरिको ऐप के बारे में कहाँ से पता चला। इसलिए वो हियोंग वू की सर्च हिस्ट्री को चेक करता है और हियोंग वू की सर्च हिस्ट्री से उन्हें ये पता चलता है कि हियोंग वू अपना सबसे ज्यादा टाइम डिस्कॉर्ड पर स्पेंड करता था। इसलिए हाजुन हियोंग वू का डिस्कॉर्ड अकाउंट लॉगिन करता है और पासवर्ड हाजुन को पहले से ही पता था जो कि हियोंग वू का बर्थ डेट होता है। फिर जैसे ही हाजुन हियोंग वू का डिस्कॉर्ड अकाउंट लॉगिन करता है तो उसे तुरंत ही मिनहू नाम के एक लड़के का कॉल आता है। ये देखकर सिया और हाजुन दोनों ही थोड़ा पैनिक करते हैं, लेकिन कॉल जो होता है वो डिस्कॉर्ड पर आया था, इसलिए ये लोग माइक ऑफ करके कॉल पिक कर लेते हैं। दूसरी तरफ मिनहू इन्हें हियोंग वू समझकर उस पर चिल्ला रहा होता है कि तू इतने दिनों से कहाँ पर था और मैंने सुना कि तेरी मौत हो गई है, और ऐसे ही वो बोले ही जा रहा था। फिर हाजुन मैसेज टाइप करता है कि मेरा माइक खराब है इसलिए मैं ऑडियो कॉल पर बात नहीं कर सकता। ये सुनकर मिनहू बोलता है कि अच्छा चल कोई बात नहीं, वैसे तुझे याद है कि तूने जो चीज मुझे लाने को बोला था वो मुझे मिल गया है, तो इसलिए 1 घंटे में हमेशा वाली जगह पर पहुंच जाना। और ये बोलकर मिनहू कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अब ये सुनकर तीनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं कि मिनहू कौन सी हमेशा वाली जगह की बात कर रहा था। इसलिए हाजुन उस लोकेशन को पता लगाने के लिए हियोंग वू की गूगल मैप एक्टिविटी चेक करता है, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि हो न हो ये वही लोकेशन है जहाँ पर हियोंग वू मिनहू से मिलता है। दूसरी तरफ सिया के अपार्टमेंट में हम नारी और किम को देखते हैं और किम बहुत ही देर से अपना फोन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपना फोन मिलता भी कैसे, वो तो पहले से ही नारी के पास था। इस तरफ हम सिया, हाजुन और जोंगडू को देखते हैं जो कि मिनहू से मिलने उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मिनहू जोंगडू को किडनैपर समझकर वहां से भागने लगता है और ये तीनों मिलकर मिनहू का पीछा करने लगते
हैं, लेकिन वो फिर भी इतनी आसानी से हाथ नहीं आता और भागकर एक बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाता है और सीढ़ियों को भी नीचे गिरा देता है ताकि सिया उसके पास ना आ सके। लेकिन सिया तो पहले से ही लॉन्ग जंप में काफी अच्छी थी, तो वो बड़ी ही आसानी से एक लंबी जंप मारकर मिन्हू के पास आ जाती है और ये देखकर मिन्हू हैरान हो जाता है। वो सिया से कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? और तभी हाजुन जोर से गेट को खोलता है जिससे मिन्हू टकरा जाता है। और टू बी ऑनेस्ट ये वाला सीन काफी ज्यादा फनी होता है। खैर इसके बाद ये तीनों मिलकर मिन्हू से पूछने लगते हैं कि तुम ह्योंग वू को कैसे जानते हो? तो वो इन्हें बताता है कि हम दोनों डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिले थे और वो ये भी बताता है कि हम दोनों सिर्फ तभी मिलते हैं जब ह्योंग वू को ये मेडिसिन चाहिए होती थी। और अगर आपको याद होगा तो हमने ह्योंग वू को कोई सी तो पिल्स कई बार खाते हुए देखा था जो कि मिन्हू उसे लाकर देता था। और रही बात गिरिको ऐप की, तो वो भी मिन्हू को डिस्कॉर्ड पर मिला था और उसने वो ह्योंग वू को सेंड कर दिया था। तो इस पर सिया बोलती है, इसका मतलब तुमने जानबूझकर ह्योंग वू को गिरिको ऐप की लिंक सेंड की थी? तो मिन्हू बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा था कि उस लिंक के साथ एक पोस्ट भी था जिसमें 2 लड़कियां थीं और वो ह्योंग वू के स्कूल से ही थीं। और उस पोस्ट के नीचे ये भी लिखा हुआ था कि इस ऐप को यूज करने के बाद तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे लगा कि ये कोई हॉरर स्टोरी है, वो भी ह्योंग वू के स्कूल से, तो मैंने बस इसलिए ह्योंग वू को उस ऐप की लिंक फॉरवर्ड की थी। ये सुनकर सिया बोलती है कि उस ऐप की वजह से ह्योंग वू की जान चली गई है जो तूने उसे शेयर किया था। और ये सुनकर मिन्हू को भी ह्योंग वू के लिए काफी बुरा लगता है। हाजुन मिन्हू से वो पोस्ट दिखाने को बोलता है जो पोस्ट उसने ह्योंग वू को शेयर किया था। फिर मिन्हू अपने फोन में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस बंदे ने वो पोस्ट शेयर किया था उसने वो पोस्ट पहले ही डिलीट कर दिया है। लेकिन हाजुन किसी तरह उस पोस्ट को वापस रिकवर कर लेता है। फिर मिन्हू उन्हें इन दोनों लड़कियों का नाम बताता है। पहली वाली लड़की का नाम यूना जो कि शामिन की बेटी थी और दूसरी लड़की का नाम यूरी। और ये वही लड़कियां हैं जिनको सिया ने अपने सपने में देखा था। फिर जोंगडू मिन्हू से इन लड़कियों का घर का एड्रेस पूछता है, लेकिन मिन्हू को उनके घर का एड्रेस नहीं मालूम था। बस उसे इतना पता था कि वो लोग किस एरिया में रहते थे। इसके बाद जोंगडू हायुन को कॉल करके सारी बात बताता है कि हम लोग उस लोकेशन पर जा रहे हैं जहाँ पर वो शामिन की बेटी रहती थी। और ये सुनकर हायुन उन्हें अपना ख्याल रखने को बोलती है, लेकिन हम साफ साफ देख पाते हैं कि हायुन किसी बात को लेकर काफी ज्यादा चिंता में लग रही थी। वहीं अब ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर जोंगडू कार से अपना खंजर और एक कंपास निकालता है जो कि उसे नेगेटिव एनर्जीज का आसपास होने का सिग्नल देती है। इसके बाद वो सिया और हाजुन को अपने फोन पर रेड और व्हाइट कलर का एक फ्लैग दिखाता है और वो उनसे कहता है कि अगर किसी भी घर में तुम्हें इस तरह का फ्लैग दिखाई दे तो उस घर के अंदर मत जाना। फिर ये तीनों मिलकर उन लड़कियों का घर ढूंढने लगते हैं, लेकिन अब क्योंकि थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला था इसलिए ये इस एरिया के सबसे ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं ताकि उन्हें घर ढूंढने में आसानी हो। तभी सिया देखती है कि दूर एक घर में लाइट जल रही होती है, तो ये तीनों उस घर के पास जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वो घर तो बस एक ग्रोसरी शॉप होती है और उसे चलाती थी एक ओल्ड लेडी। फिर सिया और हाजुन वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान खरीदते हैं क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इसके बाद वो ओल्ड लेडी से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई शामिन और उसकी बेटी रहा करती थी, लेकिन इस ओल्ड लेडी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो हाजुन उन्हें इन लड़कियों की फोटोज दिखाता है। फिर ये ओल्ड लेडी इन्हें बताती है कि हाँ, ये लोग इसी इलाके में रहते थे, लेकिन मैंने 3 साल से यूना को नहीं देखा और उसकी मॉम की भी काफी टाइम पहले ही मौत हो चुकी थी, जो कि बेसिकली एक बुरी शामिन थी। साथ ही में वो इन्हें यूना का घर का एड्रेस भी बता देती है। फिर ये तीनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी सिया जोंगडू से पूछती है कि हम ये नमक का पैकेट अपने साथ लेकर वहाँ क्यों जा रहे हैं। तो इस पर जोंगडू कहता है, ये नमक हमारे बहुत काम आने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग शामिन के घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था। तो जोंगडू लोहे की गेट को उठाकर साइड में कर देता है और ये देखकर सिया और हाजुन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर वो लोग उसी फ्लैग को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। फिर जैसे ही ये तीनों घर के अंदर एंटर करने वाले होते हैं, तभी अचानक से जोंगडू का कंपास बहुत तेजी से रोटेट करने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि आसपास जरूर कोई बुरी शक्ति है। इसलिए वो सिया
सिया और हाजुन को एकदम पास में खड़ा करके उनके चारों तरफ अपने खंजर से एक छोटा सा सर्कल बनाता है और जो वो नमक ये लोग अपने साथ लेकर यहाँ पर आए थे, जोंगडू उस सर्कल के अंदर नमक को डाल देता है ताकि कोई भी बुरी शक्ति सिया और हाजुन को अपने वश में ना कर सके। इसके बाद जोंगडू इन्हें बाहर ही अकेला छोड़कर खुद घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था और वो देखता है कि सामने की दीवार दिखने में काफी अजीब लग रही थी। इसलिए वो दीवार को ठोक के देखता है तो उसे कुछ अलग ही साउंड आता है, जिसके पीछे जैसे कोई खुफिया कमरा हो। वहीं हम सिया और हाजुन को देखते हैं और उसे अपने सामने यूना की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन हाजुन उसे नहीं देख पा रहा था। वहीं घर के अंदर जोंगडू उस खुफिया दरवाजे से होते हुए एक कमरे में आता है और यहाँ पर जो वो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर वुडू डॉल्स वाला रिचुअल किया गया था। साथ ही में यहाँ पर एक लड़की की यूनिफॉर्म भी होती है जिसके अंदर किसी का बाल रखा हुआ था। जोंगडू को ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता कि असल में यहाँ पर किया क्या गया है, इसलिए वो इन सभी चीजों की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है ताकि वो हायुन को ये सब दिखा सके। तभी अचानक से उसका कंपास वापस से घूमने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि खतरा आस पास ही है। इस तरफ सिया इस आत्मा के पीछे जाने लगती है और ये आत्मा घर के बैक साइड में आकर जमीन की तरफ इशारा करती है, जिसका मतलब ये था कि वो आत्मा शिया को कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी और फिर अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जब सिया वहाँ चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक स्कूल गर्ल की यूनिफॉर्म मिलती है जिसके अंदर एक पिक्चर होती है और ये यूना और यूरी की ही थी। मतलब कि यूना की यूनिफॉर्म घर के बाहर और यूरी की यूनिफॉर्म घर के अंदर। फिर ये जोंगडू को आवाजें लगाकर घर के बाहर बुलाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं जो कुछ भी अभी अभी उनके साथ यहाँ पर हुआ था। इसके बाद ये वापस कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं और जोंगडू वो सारी पिक्चर्स हायुन को भेज देता है और हायुन को भी ये सारी पिक्चर्स देखकर कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आता कि वो शामिन किसी को श्राप देने की कोशिश कर रही थी या फिर किसी को श्राप से बचाने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर जोंगडू बोलता है, अगर तुम कहो तो मैं इसके बारे में भी पता लगा सकता हूँ कि वो शामिन क्या करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हायुन ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि हमें तो बस उस फोन को ढूंढना है और बाकी चीजों से हमें लेना देना नहीं है। तभी फोटोज देखते हुए हाजुन को फोन ढूंढ निकालने का एक आइडिया आता है। अगर हाजुन किसी तरह गिरिको ऐप के सर्वर में एंटर हो गया तो उसे वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो लोगों ने गिरिको ऐप से विश मांगने के टाइम शेयर की थी और उन्हें वहाँ पर सबसे पहली भेजी गई वीडियो भी मिल सकती है, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। और अगर इन्हें वो वीडियो मिल गई तो वो लोग उस वीडियो के जीपीएस कोड को ट्रैक करके ये पता लगा सकते हैं कि वो वीडियो कहाँ पर शूट हुई थी और फिर उन्हें वो फोन भी बड़ी ही आसानी से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि गिरिको ऐप के सर्वर से वीडियो डाउनलोड करने के लिए उन्हें किसी रजिस्टर प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, तभी वो लोग वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और तभी हाजुन की लैपटॉप स्क्रीन को देखकर सिया को याद आता है कि ऐसा ही सेम प्लेटफॉर्म उसने अपने कोच के कंप्यूटर पर देखा था। मतलब कि कोच के कंप्यूटर से वीडियो डाउनलोड की जा सकती है। इसलिए ये तीनों सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं और बाहर ही रुककर कोच के घर जाने का इंतजार करने लगते हैं। और फिर जैसे ही कोच अपने घर के लिए निकल जाती हैं, तो सिया और हाजुन जोंगडू को कार में ही छोड़कर खुद स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। और सिया जो होती है उसने पहले ही स्कूल के अंदर जाने के लिए लोहे की तारों को काट कर रखा था। खैर अब ये दोनों बड़े ही आराम से कोच के ऑफिस रूम में आ जाते हैं। अब ये लोग कोच के कंप्यूटर के हेल्प से गिरिको ऐप के सर्वर में एंटर हो जाते हैं। तभी सिया की नजर एक ऐसी वीडियो पे पड़ती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है, जो कि होती है नारी की वीडियो। वहीं दूसरी तरफ हम नारी और किम को देखते हैं जो कि उसी रास्ते स्कूल के अंदर एंटर करते हैं। और अगर आपको याद होगा तो हमने पहले नारी को क्लब के अंदर जाते हुए देखा था और उसने वहाँ पर ही ये विश मांगी थी कि उसे 2 लोगों को मरा हुआ देखना है। पहला नाम तो वो ह्योंगवू का लेती है और दूसरा नाम हमें इस एपिसोड में नहीं बताया जाता। खैर अब इस वीडियो को देखकर सिया और हाजुन के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि अगर नारी ने भी गिरिको ऐप से विश मांगी थी तो वो अभी तक जिंदा कैसे है। और इसी के साथ इस सीरीज इफ फिशेस कुड किल का 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बट इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड हैं और अगर आप लोग इस वीडियो पर 1K लाइक कंप्लीट करा दोगे तो मैं उसके अगले ही दिन इस सीरीज के बाकी और 4 एपिसोड को एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आई होप कि आप सभी को इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।